चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 3D ज्योमेट्री में आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा, साथ में डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा। साथ में जो लास्ट टॉपिक आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा था, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करे, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। एक तो पुराना क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो पुराना फॉर्मूला आपने पढ़ा एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, और साथ में एंगल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट तो बड़ा बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उससे ट्राई करें जब तक बाकी बच्चे ऐड होते हैं। सो if direction cosines of two lines are proportional to 2 3 minus 6 and 3 minus 4 5, then the acute angle between them उन दोनों लाइनों के बीच में एक्यूट एंगल कितना है। Which option is correct? Angle between two lines when direction ratios of two lines are given. तो जो लास्ट में आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा था, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, और आगे एक और मैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस पर डिस्कस करूंगा। उसके बाद 3D में अपन प्लेन पे डिस्कशन करेंगे, 3D ज्योमेट्री में प्लेन के इक्वेशंस पे डिस्कशन करेंगे। संकेत तुक्कर करेक्ट है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ओके, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर। कल्पेश चौधरी करेक्ट हैं। 3 बच्चों का आंसर आया।
चलिए तो अब सॉल्यूशन देख लो आप इसका। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है। और आप ये समझ लीजिए दो वेक्टर लिखे हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपने लास्ट टाइम लिखा था, cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट a2 square plus b2 square plus c2 square. Now when you put up the values, a1 a2 करेंगे तो 6 आएगा, b1 b2 करेंगे तो माइनस का 12, c1 c2 करेंगे तो माइनस का 30 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर 36 40 49 49 और स्क्वायर रूट ओवर 25 25 50 और एक्यूट एंगल निकालना है इसलिए मॉड लगा दिया, since we have to find the acute angle. So now we calculate this. So this gives you 36 upon ये 7 और ये 5√2. So this can be written 18√2 by 35. So correct answer cos theta is equals to 18√2 by 35 आता है, which can be written theta is equals to cos inverse 18√2 by 35. Take the screenshot of this. This is the first question, which is based upon the previous theory angle between two lines. And now one more question, अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। तो वो थ्योरी को एक क्वेश्चन के थ्रू ही अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस आर गिवन बाय, इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस are given by 3lm minus 4ln plus mn equals to 0, 3lm minus 4ln plus mn equals to 0 and L plus 2m plus 3n equals to 0. Then the angle between the lines is, then the angle between lines is, तो दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में दो लाइंस के आपको अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए हैं, बट आपको उन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज में रिलेशन दिया है कि जो भी उन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं दो लाइनों के, वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मान लो आपने दो लाइनों के लिए तीन तीन नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि वो जो तीन नंबर्स हैं वो इसको भी सेटिस्फाई करें, इसको भी सेटिस्फाई करें पहली लाइन के लिए, और दूसरी लाइन के लिए जो तीन नंबर्स हैं, जो तीन डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो भी इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए, इनडायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो दिए हैं और वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड देयर इंडिविजुअल डायरेक्शन रेशियोज। सबसे पहले हमने दोनों लाइनों के अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेने। सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर वो है, तो चूंकि अब यहाँ पर ये दोनों इससे कनेक्टेड हैं, तो सबसे पहले मैं इन दोनों गिवन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके
दोनों लाइनों के लिए इंडिविजुअल डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहा हूं। तो जब भी दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दो रिलेशन से कनेक्ट करके दिए जाएं, तो कैसे अलग अलग आप दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, वो आप कंसेप्ट यहां समझिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से हमने L कॉमन ले लिया, तो ये 3m माइनस 4n प्लस mn बराबर 0 है। और अब मैं यहाँ से L को एलिमिनेट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन से। यहाँ से L का वैल्यू आप निकालोगे, तो यहाँ से L की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2m प्लस 3n। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, -2m प्लस 3n यहाँ पर डालेंगे, 2m प्लस 3n ये वैल्यू मैंने डाला, तो ये माइनस का 3m और प्लस का 4n हो गया, और प्लस mn रिमेन्स एज सच। तो ये दो गिवन इक्वेशंस की हेल्प से मैंने किसी भी एक को आप एलिमिनेट, मैंने L को एलिमिनेट किया, आप M भी एलिमिनेट कर सकते हो, आप N भी एलिमिनेट, कोई भी एक एलिमिनेट कर दें, तो ये एलिमिनेट कर दिया। अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, तो यू गेट -6m स्क्वायर माइनस का mn और प्लस का 12n स्क्वायर और प्लस का ये mn एज सच है, ये mn कैंसिल हो जाएगा। So here we get 6m square is equals to 12n square. Yeah, this implies m बराबर प्लस माइनस √2n, m बराबर प्लस माइनस √2n। तो ये हमने m इन टर्म्स ऑफ n निकाल लिया, और ये m का वैल्यू यहां पर हम डाल देते हैं, तो हमको l का वैल्यू मिल जाएगा। सो देयरफॉर l की वैल्यू हो जाएगी, माइनस ऑलरेडी सामने है, और ये वैल्यूज आपकी है 2m है, तो इसका ट्वाइस करोगे, m की वैल्यू प्लस माइनस √2n डाल दी और प्लस 3n। तो हमने m भी n के टर्म्स में निकाल लिया, l भी n के टर्म्स में निकाल लिया, और n तो n के टर्म्स में है ही। एलिमेंट डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन से अपन NMN बोलते हैं, तो वो अपन यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब देखिए, व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन हियर, जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन लूंगा, तो आपको पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। l की वैल्यू जब आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन लोगे, और माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लिया, तो ये दोनों अंदर के टर्म पॉजिटिव हैं, बाहर माइनस लगेगा, तो वैल्यू आपको कैसी दिखेगी, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इट इज L का वैल्यू है पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो, व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन हियर, सो यहाँ भी पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। सो पॉजिटिव साइन लोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी L की -2√2 प्लस 3n, ये L का वैल्यू है। m का वैल्यू है √2n, और n का वैल्यू तो n है। ये 3 नंबर बन गए पहली लाइन के लिए, और जब मैं दूसरी लाइन के लिए लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं माइनस लूंगा, मतलब यहाँ भी माइनस लूंगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, 2√2 माइनस 3n आएगा, यहाँ माइनस साइन लिया है। सो ये जो दो सेट ऑफ आपको फॉर्मूले मिले, कॉमा, they are the direction ratios of given lines, और वंस वी गेट द डायरेक्शन रेशियोज, तो अब मैं एंगल का फॉर्मूला बना लगाऊंगा। तो अब आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करोगे तो ये 0 हो जाता है। यदि आप इनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करें, ये a1 b1 c1 हो गए, ये a2 b2 c2 हो गए, और आप इसको अब मल्टीप्लाई करके देखें, तो सिंस हियर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, इसका स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट का सम करोगे तो ये 0 आ जाएगा। देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइंस इज 90 डिग्री। मतलब ये दोनों लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियोज एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, सो दिस इज द अप्रोच, दिस इज द क्वेश्चन, एंड इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछिए। सर बोलिए। सर वो डायरेक्शन रेशो एंड के इसमें आए ना, अगर उसको एल या एम के टर्म में लाए तो हाँ, तब भी तब कैसा भी होता? यही आएगा, तब भी सेम ही आएगा। कोई एक एलिमिनेट करना है, दो इक्वेशन से आप एक वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर। दो से किसी एक को एलिमिनेट करना है। मैंने एल मेरे को ज्यादा इजी दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर एल का कोइफिशिएंट 1 था, तो एल बड़ा इजीली एलिमिनेट हो जाता, तो मैंने एल एलिमिनेट किया। ठीक है, यदि आप एम को एलिमिनेट करने जाओगे तो एम की वैल्यू बनाओगे तो वो -l+3n/2 बनेगी, तो अपॉन में नंबर ना आए इसलिए मैंने एल एलिमिनेट कर दिया। आप एम को या आप एन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इससे आंसर आपका यही आएगा। फाइनल स्टेज पे जो डायरेक्शन रेशियोज आपको मिलेंगे वो किसी एक के प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे, और इसलिए वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। किसी भी को भी एलिमिनेट आप करके देख सकते हो। मैंने एल को, जो इजी आपको पता है उसको एलिमिनेट कर दिया। तो यह है एंगल बिटवीन टू लाइंस और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। एंड नाउ 3D ज्योमेट्री में जैसा मैंने आपको बोला था कि एक पार्ट तो आपका बनता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, प्रोजेक्शन, और ये एंगल बिटवीन लाइंस। तो एक पार्ट तो हमारा डिस्कस हुआ। अब हम 3D ज्योमेट्री में इसका दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, विच इज प्लेन। ठीक है, सो प्लेन की इक्वेशन हम 3D में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 3D में लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे। तो 3D में केवल ये 3 बातें हैं, एक पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ वी डिस्कस इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, प्लेन। सर सर अगर हमने किसी डायरेक्शन रेशो में कुछ भी किसी को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर, तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। यदि आप वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, डायरेक्शन आपकी वही रहेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब है कि आप उसकी लेंथ बढ़ा दे रहे हो। तो डायरेक्शन रेशियोज को किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप जो डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, नए डायरेक्शन रेशियोज बना लो। अब नए डायरेक्शन रेशियोज से और पुराने डायरेक्शन रेशियोज से जब आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे तो दोनों से सेम आएंगे। बिल्कुल वैसी बात है कि जब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, अब यदि आप उस वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करोगे तो सेम यूनिट वेक्टर आएगा, डायरेक्शन पर बचती है उसमें। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइन में फर्क नहीं आएगा, डायरेक्शन रेशियोज चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? ओके सर। हाँ सर। कोई भी थ्योरी है, आप उसको वेक्टर से कंपेयर करके समझेंगे तो आपको ध्यान में ज्यादा आएगा। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सबसे पहले तो हम आपको प्लेन की जनरल इक्वेशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन बता रहे हैं। प्लेन को आप किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पहला सब हेडिंग है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब एक बात आप इसमें बड़ा ध्यान रखें, यदि आपको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से आती है या आपको लर्न है तो आपको 3D में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आपको केवल एक वेरिएबल भर बढ़ाना है। जैसे 2D में आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y लिखते हैं, 3D में आप कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x, y, z लिखेंगे।
सो एक वेरिएबल, एक डायरेक्शन उसमें और ऐड हो रही है, और 2D का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको 3D में यहाँ पर होगा। 2D में लाइन को आप जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, 2D में जो आप लाइन की इक्वेशंस पढ़ते थे 2D में, अब आपको 3D में लाइन और प्लेन पढ़ना है। तो 2D और 3D में फ़र्क इतना है कि आप जानते हो 2D में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ax प्लस by प्लस c, और ax प्लस by प्लस c ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये लाइन आपको दिख रही है, ये 2D में कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c, ठीक है। यदि आप उसी को 3D में देखेंगे तो वो लाइन 2D में जो लाइन दिख रही है 3D में वो आपको एक प्लेन दिखेगा, ये प्लेन बन जाएगा। तो 2D में लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब अ लीनियर इक्वेशन इन xy। अब आप एक लीनियर इक्वेशन इन xyz लिखोगे, इफ यू राइट अ लीनियर इक्वेशन इन xyz, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। सो general equation of plane is given by, it is a linear equation in xyz, तीन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन हम लेते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, लीनियर इक्वेशन इन xyz। तीन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिससे पूरा प्लेन डिसाइड होता है, वो आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। यहाँ पर ये जो ए बी सी है ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। कहने का मतलब यदि ये इस प्लेन की इक्वेशन है, this is the equation of this plane ax plus by plus cz plus d equals to 0। तो इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल जो होगा, उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक ये डायरेक्शन रेशियोज चेंज नहीं करोगे तब तक प्लेन की इक्वेशन भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन दिस प्लेन। और ये जो आपने नॉर्मल बनाया है, ये जो नॉर्मल है ये पूरे प्लेन पे नॉर्मल है। मतलब जैसे ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड को मैं कोई प्लेन ले लूं और उस पे मैं ये नॉर्मल बना दूं। अब यदि ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर का मतलब है कि ए बी सी इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब इस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज है। तो जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक प्लेन की इक्वेशन भी चेंज नहीं होती। कहने का मतलब है यदि आपको दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन लेने हैं, तो फिर मैं यहाँ पर प्लेन को डिफरेंशिएट करने के लिए A1 B1 C1 कर दूंगा, और दूसरा प्लेन जब बनाऊंगा तो उसको A2 B2 C2 कर दूंगा। ये दो डिफरेंट प्लेन हो जाएंगे। बट जब यहाँ पर आप कोई प्रोपोर्शनल नंबर डालोगे, जैसे ए बी सी की जगह पर मैंने 2A प्लस 2B प्लस 2C ऐसा लिख लिया, तो फिर वो पैरेलल प्लेन हो जाएंगे, दो प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। तो मतलब सब कुछ डिसाइड इस नॉर्मल से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है। 3 डायमेंशन स्पेस में, तीन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होगा, दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखिए, आपने ऑलरेडी तीन प्लेन पढ़ चुके हैं, वो मैं यहाँ पर रिवाइज करता हूँ। आप ऑलरेडी लिखे हो, लेकिन एक बार लिख लो साथ साथ जब आप लिख रहे हो। तो आपने जब ये 3D स्टार्ट किया था तो सबसे पहला डायग्राम हमने यही बनाया था कि तीन परपेंडिकुलर हमने एक्सिस लिए थे। इसको हमने एक्स एक्सिस बोला था, ये वाई एक्सिस था, और ये जेड एक्सिस था। ये ओरिजिन है।
तो यहाँ पर आपको 3 प्लेन ऑलरेडी मिल जाते हैं। एक प्लेन आपका ये है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है, ये प्लेन आपने ऑलरेडी लिखे हैं, और ये जेड एक्स प्लेन है। मतलब ये इनका पर्टिकुलर इक्वेशन हो गया। अब ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन हम लेते हैं जेड बराबर 0। वाई जेड प्लेन की इक्वेशन जो है वो हम लेते हैं एक्स बराबर 0, और जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन जो है वो हम लेते हैं वाई बराबर 0। मतलब इसमें आप ए बी सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालोगे, देन यू गेट दी डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स। मतलब कहने का ये है कि मैं यदि बी सी और डी तीनों को 0 डाल दूं, बी को भी 0 डाल दूं, सी को भी 0 डाल दूं, और डी को भी 0 डाल दूं, देन वी गेट एक्स बराबर 0। और एक्स बराबर 0 कौन सा प्लेन हो जाएगा? वाई जेड प्लेन। तो जब मैंने बी सी को 0 डाला तो ये वाई जेड प्लेन बन जाएगा। जब मैं ए सी डी को 0 डालूंगा, ए सी डी 0 डालूंगा, तो वाई बराबर 0 मिलेगा, वो एक्स जेड प्लेन होगा। और जब आप ए बी डी को 0 डालोगे, देन यू गेट सी बराबर 0। और व्हेन यू गेट सी बराबर 0, सॉरी जेड बराबर 0, सो जेड बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अब यदि आप इसमें केवल डी को 0 डालते हो, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपने 2D में भी पढ़ा। यदि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमेशा ओरिजिन से पास होने वाला कर्व बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन अभी हम आगे चल के इसकी बनाएंगे। जब मैं ए के साथ सी को और डी को दोनों को 0 डालूंगा, फिर मैं केवल ए डी को 0 डालूंगा, तो ये डिफरेंट सिचुएशन जो बनेंगी वो आगे आपको बताएंगे। अभी तो हमने प्लेन पढ़ना जैसे स्टार्ट किया है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये ऑलरेडी अपन ने 3 प्लेन पढ़े हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब इसी प्लेन का वेक्टर फॉर्म आप देख लीजिए कि इसी प्लेन की इक्वेशन को आप वेक्टर थ्योरी में कैसा लिखेंगे। तो जो वेक्टर फॉर्म में प्लेन पूछा जाता है तो उसमें आपको ऐसा लिखा जाता है, व्हेन यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, वो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point A, whose position vector is vector A, and normal to the vector n। तो ये दो बातें जब तक हमको पता नहीं होंगी तब तक हम प्लेन की इक्वेशन लिख नहीं सकते। नॉर्मल जब तक नहीं पता होगा तब तक आप प्लेन का इक्वेशन लिख नहीं सकते। और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट भी दे दिया कि प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है। दो चीजें हैं। तो इस केस में प्लेन की जो इक्वेशन आपको दिखेगी वो कुछ ऐसी है कि हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं ये प्लेन का इक्वेशन, जो कि एक गिवन पॉइंट ए से पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और ये जो प्लेन है ये इस वेक्टर पे नॉर्मल है, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये दो चीजें हमको दी हैं, प्लेन पे कोई पॉइंट दिया है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया है, प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है। तो जब आपको ये प्लेन का इक्वेशन बनाना होगा, तो मैं प्लेन पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, जनरल पॉइंट। ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर मैंने ले लिया। वेक्टर आर मतलब कोई एक्स वाई जेड वेरिएबल पॉइंट है, और ये जो ए बी सी आ रहे हैं ये फिक्स पॉइंट है। मैं आपको इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करूंगा तभी आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब चूंकि ये जो एन वेक्टर है ये पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसलिए पूरे प्लेन में कहीं भी आप वेक्टर बनाओ उस वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। तो यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, ए और पी को, तो अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन कि एपी जो है
वो n पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब AP का n के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और आप जानते हैं AP का पोजीशन वेक्टर r माइनस ए बनेगा, डॉट n बराबर 0। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा r डॉट n बराबर a डॉट n, या फिर r डॉट n बराबर, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर मैंने a डॉट n को, हमने a डॉट n को यहाँ पर स्मॉल d मान लिया, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो आपको कार्टेशियन में ऐसा दिखता था, वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आपको ऐसी मिलेगी, r डॉट n इक्वल्स टू d। मतलब जब भी आपको प्लेन का इक्वेशन क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये दो बातें आपको देंगे, n देंगे और a देंगे। तो आपने केवल क्या करना है, ये कर लेना है, एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n बराबर a डॉट n। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म एंड इन वेक्टर फॉर्म, दोनों फॉर्मेट में मैंने प्लेन की इक्वेशन लिखी है। यदि आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब यदि वेक्टर फॉर्म से इस फॉर्मेट में पहुंचना चाहते हो, तो वो मैं आपको कन्वर्जन करके बता देता हूं। अगले पेज पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए फोर्थ पेज। सर हाँ पर जैसे a डॉट n एक कांस्टेंट है, तो r डॉट n भी तो एक कांस्टेंट होगा ना? नहीं नहीं, r डॉट n कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने r को वेरिएबल पॉइंट लिया है। p इज एनी मूविंग पॉइंट, ये तो पॉइंट फिक्स क्वेश्चन में दिया था, ये भी फिक्स है, ये दोनों बातें फिक्स है, ये क्वेश्चन में मेरे को दी है। r तो हमने अपने मन से लिया है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। तो ये जब तक वेरिएबल रहेगा तब तक ये स्केलर नहीं आएगा। मैं आपको उसको करके बता रहा हूँ, देखो कैसे होगा। ओके अब मैं यही वेक्टर फॉर्म को इस कार्टेशियन फॉर्म तक पहुंचा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर r को p पॉइंट फिक्स किया, और p का पोजीशन वेक्टर मैंने r लिया, और r वेरिएबल पॉइंट है, तो मैं यदि यहाँ पर ये मान लूं कि r हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल पॉइंट को अपन 2D में x, y लेते थे, 3D में x, y, z लेंगे, और वेक्टर में अपन xi प्लस yj प्लस z के लेंगे। ये वेक्टर r हमने मान लिया। a आपको वेक्टर दिया है क्वेश्चन में, a का पोजीशन वेक्टर है, तो हम मान लेते हैं कि a के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके ai प्लस bj प्लस ck, ai प्लस bj प्लस ck, और साथ में सॉरी n वेक्टर, ये n वेक्टर हमने मान लिया, और साथ में क्या दिया है आपको, r माइनस r डॉट n, और बस उसके बाद तो a डॉट n तो एक स्केलर ही आएगा, तो स्केलर अपन ने माना हुआ है। ये कोई वेक्टर है जिसमें हमने a डॉट n को d मान लिया है। अब ये सारी बातें हम जब इधर पुटअप करेंगे, r डॉट n देखो अब आप निकालोगे जब, तो ये वेरिएबल आएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम r डॉट n इक्वल्स टू d, इससे वी गेट r डॉट n जब करेंगे तो ये आएगा ax प्लस by प्लस cz बराबर, ये आ गया एक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, और ये काय का इक्वेशन हो गया, प्लेन का इक्वेशन। तो ये मैंने आपको बताया कि जब आप ऐसे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, और जब r मतलब xi प्लस yj प्लस z के, और xi प्लस yj प्लस z को आप जब किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वो x y z में एक रिलेशन देगा।
और वही जो रिलेशन एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन जो बनेगी वही प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो कार्टेशियन फॉर्म में यही इक्वेशन ऐसा दिखता है, वेक्टर फॉर्म में हम उसको ऐसा लिखते हैं। तो जब आपको इसमें क्वेरी है, डाउट है तो पूछ लीजिए। सर वापस से बताओ ना क्या बोले आपने। क्या? अभी जो आपने कहा ना कि प्लेन की इक्वेशन कैसे मिलती है। प्लेन की इक्वेशन में क्वेश्चन में आपको डेटा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ए दिया होगा और एन दिया होगा। तो आपने ए और एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और जब आप डालोगे तो आपको प्लेन का जो इक्वेशन मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। मतलब जैसे आर को जब भी देखिए, आपने कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन ऐसी देखिए, वेक्टर और कार्टेशियन में केवल फर्क इतना है कि जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वहां आर वेक्टर लिखा मिलेगा, और जब आपको इसी को कार्टेशियन में लाना है तो अपन आर वेक्टर की जगह क्या यूज करेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। तो ये आपका किस में आ जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा प्लेन की इक्वेशन। ओके सर, समझिए। मतलब देखो, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी प्लेन की इक्वेशन आपको दी है वेक्टर फॉर्म में, आर डॉट 2i माइनस जे प्लस 3k इक्वल्स टू 4। ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है? ये वेक्टर फॉर्म है, आर डॉट एन बराबर डी, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसे वेक्टर आएंगे तो इसको हम प्लेन का वेक्टर फॉर्म बोलेंगे। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। और अब आपको यदि इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, केवल आप क्या करोगे? कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर का पोजीशन एक्स आई वाई जे जेड के डाल देंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में यही प्लेन की इक्वेशन आपको दिखेगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i minus j plus 3k equals to 4, and this implies x वाला I वाला I से होगा 2x minus y plus 3z minus 4 equals to 0। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो ये है कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म प्लेन का। किसी और का कोई सवाल है इसमें तो पूछ लीजिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एन जो आपको दिया होता है वो हमेशा प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ठीक है? सो अब यहाँ पर हम सबसे पहला तो अभी आपको बताया जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी होता है। वो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को हमने आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाया। वेक्टर से अपन कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, वो भी अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने 2D में जो लाइन पढ़ी थी वो लाइन का आप नॉर्मल फॉर्म लिखते थे, नॉर्मल फॉर्म, या फिर लाइन का परपेंडिकुलर फॉर्म आप लिखते थे, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन या फिर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो अब हम यहाँ पे भी इस प्लेन का नॉर्मल फॉर्म आपको बता रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म में ये प्लेन की इक्वेशन आपको कैसी दिखेगी? तो देखें, दूसरा टाइप है इसमें नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म में केवल कुछ नहीं करना है। ये जो आपने अभी एन वेक्टर लिया था, ये एन वेक्टर की जगह पर अपन नॉर्मल यूनिट वेक्टर ले लें। यदि एन की जगह पर मैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर ले लूं, मतलब जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो यदि यूनिट वेक्टर हो जाए,
परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो जाए तो फिर हम उसको नॉर्मल फॉर्म बोलने लगेंगे। मतलब इन दिस फॉर्म equation of plane is given by r dot n cap equals to d। r dot n cap equals to d, या फिर d की जगह पे कोई अलग नंबर लिख दो, सेम नंबर नहीं आएगा d, क्योंकि हमने n वेक्टर की जगह n कैप बनाना है। n कैप बनाने के लिए हमने इसको यूनिट वेक्टर से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर जब आप n वेक्टर को मॉड n से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी d वेक्टर को मॉड n से डिवाइड करोगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ n मान लो कोई नंबर आएगा, जैसे 2 आ गया, तो ये d बाई 2 बन जाएगा। d तो ऑलरेडी स्केलर था, स्केलर बाई स्केलर एक स्केलर होगा, तो एक कोई नया नंबर बन जाएगा, इसको अपन d1 नाम दे देते हैं, d1। सो वेयर d1 इज d अपॉन मॉड n। तो ये जो फॉर्म आपका आया, इसको हम, ये प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन का जैसा ही लिखा हुआ है, ये भी प्लेन ही था। बट इस फॉर्म को हमने नॉर्मल फॉर्म बोलना है। मतलब यदि ये जो वेक्टर n है ये यूनिट वेक्टर हो जाए तो फिर हम इस प्लेन की इस इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। अब देखिए दोनों फॉर्म में फर्क क्या है, आपको बड़ा क्लियर हो रहा होगा कि बात वहीं पर आ गई, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस। कि जब आपको प्लेन का इक्वेशन, जब आपने देखिए इसको ओपन किया था, ये बना था, ये बना ना, ये प्लेन का इक्वेशन है। और यहाँ पर 2 माइनस 1 और 3 क्या है, 2 माइनस 1 और 3 प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। यदि मैं इस प्लेन को बनाऊंगा तो यहाँ पर 2 माइनस 1 3 क्या होंगे, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब यदि आप यही क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से सॉल्व करें, मतलब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू डाल दें इसकी, तो यहां पर क्या होगा, ये एन वेक्टर है, इसको जब अपन यूनिट वेक्टर बना रहे हैं, यूनिट वेक्टर बनाने का मतलब है इसको अपन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, और मैग्नीट्यूड इसका 9 और 1 10 14 आएगा, रूट 14 आएगा। तो यहाँ पर हर नंबर रूट 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो व्हेन वी डिवाइड बोथ साइड बाय रूट 14, सो यही इक्वेशन आपकी जो है सेम, वो इक्वेशन आपको दिखेगी, इसके बजाय ये ले लेता हूं, रूट 14 से जब अपन डिवाइड करेंगे सो इट इज 2 बाय रूट 14 एक्स, 1 अपॉन रूट 14 वाई और 3 अपॉन रूट 14 जेड इज इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 14। तो ये प्लेन का ही इक्वेशन है, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टाइप का ही आ रहा है, प्लेन का इक्वेशन है। बट ये प्लेन की इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी यही प्लेन को शो करेगा, बट यहाँ पर ये जो नंबर्स आपके आ रहे हैं ए बी सी, ये इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो नहीं है, डायरेक्शन क्या है, कोसाइंस है। 2 बाय रूट 14 ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इसलिए नॉर्मल फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म में केवल इतना सा फर्क है कि जब आप वो नॉर्मल वेक्टर लेते हो, वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर ले लेंगे, तो उस केस में आप जब कार्टेशियन से कंपेयर करें तो यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे इस फॉर्म के लिए, और इस फॉर्म के लिए वही नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। मतलब डायरेक्शन रेशियोज की जगह डायरेक्शन कोसाइंस ले लोगे तो फिर ये प्लेन का नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा, आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू d1। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर बोलिए। जो नॉर्मल के कोसाइन से वही प्लेन के कोसाइन रहेंगे ना? प्लेन के नॉर्मल के, प्लेन के कभी कोसाइन नहीं होते, प्लेन पे अच्छा, ठीक है। परपेंडिकुलर के कोसाइंस होते हैं। चलिए अगला पेज देखिए।
पेज नंबर 5। तो प्लेन का इक्वेशन हमने देखा सबसे पहले, उसका हमने वेक्टर फॉर्म देखा, फिर प्लेन की इक्वेशन का हमने नॉर्मल फॉर्म देखा। दूसरा फॉर्म हो गया था ये हमारा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म को मैंने कार्टेशियन वेक्टर दोनों में आपको लिख के बता दिया। अब अपन प्लेन के तीसरे फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लिखें इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन whose length of x, y and z intercepts are a, b, c respectively is given by x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 2D में आपको ध्यान में आया होगा, 2D में भी आप लाइन का इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते थे। ये 3 इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसलिए ये एक प्लेन बनाएगा। आप 2D में यदि बात करें तो 2D में आप ये पढ़ते थे कि एक्स वाई दो ही एक्सेस हैं, और यदि आपको लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ए और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट बी दिया है, तो इस लाइन की इक्वेशन आप लिखते थे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये 2D में ऐसा होता था, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे 2D में। और अब यदि आप 3D में बात करें, अब मेरे को 3 परपेंडिकुलर लाइंस, चलो ऐसा ले लेते हैं, जैसा लेते आ रहे हैं वैसे ही लेते। ये अपना 3D स्पेस हो गया। अब मान लो आपको लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ए दिया है, मतलब ये लेंथ आपको ए दी है, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट आपको बी दिया है, और लेंथ ऑफ जेड इंटरसेप्ट आपको सी दिया है। एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ ए, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बी और जेड इंटरसेप्ट की लेंथ आपको सी दी है। तो अब आप जब प्लेन बनाएंगे तो ये जो प्लेन की इक्वेशन लिखी है, ये इस प्लेन की इक्वेशन है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो प्लेन आपका बनेगा ट्राइंगुलर शेप, ये इस प्लेन का इक्वेशन है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। तो 2D में ऐसा दिखता है, 3D में ऐसा दिखता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा, प्लेन का इक्वेशन का जो नॉर्मल फॉर्म, अभी नॉर्मल फॉर्म में आपने वेक्टर फॉर्म लिखा था, उसी को कार्टेशियन में अपन लिख दे रहे हैं। तो अगला हेडिंग इसमें डाल दीजिए नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? सो इन दिस फॉर्म equation of plane is given by Lx plus My plus Nz equals to P.
वेयर LMN क्या होते हैं? तो LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं LMN मतलब 3 नंबर है, तो ये भी AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D टाइप का ही दिखेगा। तो आप ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो कार्टेशियन फॉर्म है कि वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन है? तो आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का स्क्वायरिंग करके ऐड करके देखना है 1 आता है कि नहीं आता। 1 आ जाता है तो वो नॉर्मल फॉर्म है, 1 नहीं आता तो फिर वो कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है। सो नॉर्मल फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में फर्क क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में फर्क केवल इतना होता है कि यहाँ ये जो P लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म हमेशा यहाँ पर जो है वो इस प्लेन पे ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ को डिनोट करता है। दिस P is always a length of perpendicular drawn from origin onto the plane। जब आप प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हो, जब प्लेन का इक्वेशन यहाँ नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, तब राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट है, दिस ऑलवेज डिनोट्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑनटू द प्लेन। तब वो ओरिजिन से प्लेन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ को डिनोट करता है हमेशा। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा नहीं होता। मतलब कहने का ये है, इसको आगे जाके अपन बहुत जब चीजें आगे बढ़ेंगी आपकी इसमें, तो जब आप किसी पॉइंट से प्लेन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ निकालोगे, तो मैं आपको जब प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में दूंगा और उसमें आपसे बोलूंगा कि ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ निकालो, तो वो फॉर्मूला से जो ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला आएगा, वो बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी जब आप प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिख के ये P निकाल लें। दोनों बातें बिल्कुल बराबर आती हैं, बिल्कुल सेम है। तो कैसे प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो अपन यहाँ पर अभी आगे सीखेंगे। बाकी यदि आपने 2D में पढ़ा है अच्छे से स्ट्रेट लाइन, तो 2D में भी मैंने प्लेन लाइन की इक्वेशन को लाइन के नॉर्मल फॉर्म में आपको लिखना सिखाया था। आपको यदि थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें 2D में, तो 2D में नॉर्मल फॉर्म आप ये लिखते थे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ये नॉर्मल फॉर्म होता था 2D में। अब आप देखिए, यदि इसी अल्फा को मैं, साइन अल्फा है, इसको मैं 90 माइनस बीटा लिख दूं, अल्फा को मैं 90 माइनस बीटा लिख दूं, तो साइन 90 माइनस बीटा कॉस बीटा बन जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली ये लिखा है x कॉस अल्फा प्लस y साइन बीटा। और 3D में हम जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, x कॉस अल्फा y कॉस बीटा z कॉस गामा बराबर p। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो 2D में जो बातें हैं 3D में भी बिल्कुल सेम ही है, बस एक एक वेरिएबल बढ़ाते जा रहे हैं। 2D में हम पढ़ते थे केवल x कॉस अल्फा y साइन y कॉस बीटा, 3D में हम उसको पढ़ेंगे x कॉस अल्फा y कॉस बीटा z कॉस गामा, तो वो 3D में आ जाएगा। तो ये है 3D। 3D में प्लेन की इक्वेशन आज आपने देखी, प्लेन की इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म आपने देखा, फिर वेक्टर को कार्टेशियन में रिड्यूस करना आपने सीखा, उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा, और उसके बाद आपने सामने नॉर्मल फॉर्म लिखा है। इतनी बातों में आपको कोई डाउट है? और आपने ये देखो, ये जो पढ़ा था x cos अल्फा y साइन, यदि मैं इसको 2D में प्लॉट करके दिखाऊं, तो वो ये लाइन की इक्वेशन होती थी, ये लाइन की इक्वेशन है जिसपे ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ p है, और ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो एंगल बनाता है, ये वाला जो एंगल है, ये अल्फा एंगल होता है, ये एंगल अल्फा है। तो जब आपको अल्फा और ये परपेंडिकुलर देते हैं, तब आप इस लाइन की इक्वेशन ये लिखते थे। और जब लाइन की इक्वेशन इस परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखी जाती है, तो हमेशा ये जो p होता है वो लाइन पे ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ होता है। बिल्कुल सिमिलर वे में मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब आप प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे, तो ये राइट हैंड साइड का जो नंबर है,
ये प्लेन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ को डिनोट करता है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम कंटिन्यू कर। हाँ बोलो। जो इसके पहले हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़े वो भी सेम ही है इसके समय? सेम ही है, वो वेक्टर फॉर्म लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म लिखा है। वहां हमने r डॉट n कैप लिखा था और उस पर बेस मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 1/√14 2/√14 आए थे, वही तो एलिमेंट बन गए थे। ठीक है, वो तो सर जो वेक्टर उसका फॉर्म। कांस्टेंट है वही उसका वो हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ना? हाँ हाँ। ओके सर। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आपकी अगली क्लास होगी, आप उसको अटेंड करिए। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।